कौन थी वो महान सिंगर जिसने लता जी को टक्कर दी थी और यही बात उस पर बहुत भारी पड़ गई। एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज लता मंगेशकर को टक्कर देती थी। जब इनकी आवाज पहली बार हिंदी सिनेमा में गूंजी तो लोग दंग रह गए। इनके सुर और ताल इतने सटीक होते थे कि देखते देखते पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। ये इतनी परफेक्ट सिंगर थी कि उस दौर की बड़ी बड़ी और महान गायिकाओं का सिंहासन खतरे में पड़ गया था। और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर की। उस दौर की लोकप्रिय गायिका सुमन, जिन्होंने अपनी मीठी आवाज के जरिए अपने करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। सुमन कल्याणपुर ने अपने पूरे करियर में एक से एक बढ़कर गाने गाए, लेकिन उन्हें बॉलीवुड की साजिश का शिकार होना पड़ा और उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुमन कल्याणपुर का जन्म 1937 में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो शुरू से ही संगीत और कला से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में काफी दिलचस्पी थी। उनके पड़ोसी केशव राव फूले ने उन्हें गाना सीखने का सुझाव भी दिया। जैसे जैसे रियाज बढ़ता गया उनकी आवाज में और निखार आता गया, जिसके बाद उन्होंने रहमान खान गुरजी और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों के संगीत की तालीम भी हासिल की। केशव राव फूले ने उन्हें 1952 में ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका भी दिया। इसके एक साल बाद उन्हें एक मराठी फिल्म में गाने का मौका मिला और उनकी आवाज एक डायरेक्टर को बहुत पसंद आई, जिन्होंने सुमन को मंगू में 3 गाने ऑफर किए। इस तरह से सुमन कल्याणपुर का फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर हिंदी सिनेमा में आगाज हुआ। इसके बाद सुमन को तलत महमूद के साथ गाने का मौका मिला। 1958 में अपने करियर को संभालते हुए उन्होंने एक रामानंद कल्याणपुर से शादी भी कर ली। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थी कि फर्क कर पाना भी मुश्किल होता था कि जिन प्रोड्यूसर्स को लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिल पाती थी, वो सुमन कल्याणपुर से गाने गवा लिया करते थे। 1959 में फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन और लता मंगेशकर को एक साथ गाने का मौका मिला। इस गीत में फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी आवाज सुमन जी की है और कौन सी लता जी की, लेकिन सुमन कल्याणपुर की मीठी और सुरीली आवाज उनके आसमान छूते करियर के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि उस दौर में लता मंगेशकर गायकी की सरताज थी और बहुत सारे संगीतकार सुमन को इसीलिए कम मौका देते थे क्योंकि उनकी आवाज लता जी से मेल खाती थी और कई संगीतकार लता जी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए सुमन कल्याणपुर को मौका कम दिया जाता था। सुमन कल्याणपुर में जिस वक्त हिंदी सिनेमा में कदम रखा था उस समय बॉलीवुड पर आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे गायकों की आवाज छाई हुई थी। ऐसे में सुमन कल्याणपुर को हमेशा उनके बाद के ही ऑप्शन में रखा जाता था। सुमन कल्याणपुर बहुत ही टैलेंटेड थी और उनकी आवाज बेहद ही सुरीली और मीठी थी, लेकिन उसके बाद भी लता जी से उनकी तुलना की जाती थी और यही वजह है कि सुमन कल्याणपुर को हमेशा लता जी से पीछे रखा जाता था और उन्हें इतनी शोहरत और नाम भी नहीं मिल पाया था जितना लता जी ने कमाया था। इसे सुमन जी की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि रेडियो और टीवी पर जब गीत प्रसारित किए जाते थे तो सुमन कल्याणपुर के गायक गानों पर लता जी का नाम गलती से बोल दिया जाता था, लेकिन सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी जैसी आवाज होने के बाद भी इस दुनिया में और बॉलीवुड में उन्हें वो मुकाम और इज्जत नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करती थी। मुश्किल से मुश्किल गानों को भी सुमन जी बहुत ही आसानी से गा देती थी और क्योंकि आवाज लता जी से मेल खाती थी इसीलिए प्रोड्यूसर भी यही उम्मीद करते थे कि वो लता जी की ही तरह गाना गाएं। उस समय लता मंगेशकर एक गाने के लिए बड़ी रकम लिया करती थी। ऐसे में प्रोड्यूसर अपने पैसे बचाने के लिए लता जी की जगह सुमन जी को इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि आवाज तो दोनों की एक जैसी थी। इसी बीच सुमन कल्याणपुर के 2 गाने सावन बीत जाए और अगर आंख तुमसे मिलाई ना होती गानों में उन्हें काफी पसंद किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि लता जी ने कई प्रोड्यूसर्स को ऐसा बोल दिया था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो लता जी उनके साथ काम नहीं करेंगी। एक बार तो लता जी और मोहम्मद रफी के बीच विवाद भी हो गया था और दोनों के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों ने एक साथ गाने के लिए ही मना कर दिया था। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर ऐसी आवाज ढूंढ रहे थे जो रफी साहब के साथ जुगलबंदी करने के काबिल हो और ऐसे में उन्हें सिर्फ एक ही नाम दिखता था, वो था सुमन कल्याणपुर। और लता जी और मोहम्मद रफी के विवाद की वजह से सुमन जी को कई साल अच्छा काम मिला। इसके बाद मोहम्मद रफी के साथ सुमन जी की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि उन्होंने कई सारे गाने एक साथ गाए जो कि सुपरहिट भी रहे। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मोहम्मद रफी के साथ आवाज लता जी की है या फिर सुमन कल्याणपुर की, लेकिन सुमन जी को यह सफलता ज्यादा दिन तक रास नहीं आई। कुछ समय बाद ही लता जी और मोहम्मद रफी के बीच जो विवाद था वो सुलझ गया और उन्होंने फिर से एक साथ गाना गाने का फैसला लिया। इसके बाद सुमन जी को फिर से अच्छे मौके मिलना बंद हो गए। 1965 में एक फिल्म आई थी गजल, जिसके सभी गाने लोगों को काफी पसंद आए थे। इस फिल्म में एक गाना था तुमसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। ये गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और रिलीज भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया और फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज को हटा दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को पसंद नहीं करती थी और उनकी सफलता को पचा नहीं पा रही थी, इसीलिए उनके खिलाफ कई तरह की साजिशें भी की गई। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से भी ज्यादा गीत गाए हैं और मराठी में भी उन्होंने सैकड़ों गानों को अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी में भी उन्होंने कई गीत गाए, लेकिन सुमन जी को कभी भी उनके ओरिजिनल टैलेंट के लिए पहचान नहीं मिल पाई। उन्हें हमेशा ही लता जी की डुप्लीकेट आवाज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक बार HMV ने उस दौर के 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट रिलीज किए थे, जिसमें सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा 7 गानों की जगह दी गई थी और गायकों के चित्र भी इन कैसेट के कवर पर प्रिंट किए गए थे। लेकिन विडंबना देखिए कि इन कैसेट में सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा गाने होने के बाद भी उनका फोटो प्रिंट नहीं किया गया। सुमन जी ने अपने दौर के नामी कलाकार मन्ना डे, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफी और तलत महमूद के साथ काम किया था, जिन्हें काफी पसंद भी किया गया और उनके सभी गाने हिट भी रहे। उस दौर में एक दशक
दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर ने 170 फिल्मों में गीत गाए थे। ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे भी सुमन कल्याणपुर ने ही गाया था, जो कि आज भी बहुत मशहूर गाना है। सुमन जी ने कई सुपरहिट गाने गाए, जिनमें कुछ मशहूर गाने रहे ना रहे हम, तुमने पुकारा और हम चले आए, होश में आलू तो चले जाइएगा और नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे जैसे गाने शामिल हैं, जो कि सुपर डुपर हिट रहे हैं। सुमन जी की आवाज में इतनी कशिश थी कि उनका गाया हर एक गाना सुनने वालों की जुबान पर रहता है। सुमन जी बेहद ही सरल और शांत स्वभाव की थी। हिंदी सिनेमा जगत ने उन्हें कभी वो जगह नहीं थी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहती रही और उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक बार दूरदर्शन के छाया गीत प्रोग्राम में उनके गाने नाना करते प्यार को होस्ट ने गलती से लता मंगेशकर का नाम बता दिया, जिसके लिए उनकी बेटी चारुल कल्याणपुर को आपत्ति भी जतानी पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय डायरेक्टर्स पर भी दबाव बनाया जाता था कि वो सुमन कल्याणपुर को मौका ना दे, क्योंकि प्रोड्यूसर भी स्थापित कलाकारों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे और मजबूरन उन्हें न चाहते हुए भी सुमन जी को नजरअंदाज करना पड़ता था। इसके बाद सुमन जी का मन गायकी से ऊबता जा रहा था और उनके साथ हो रहे व्यवहार के चलते उन्होंने 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा और गायकी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नसीब फिल्म का गाना जिंदगी इम्तिहान लेती है उनका हिंदी सिनेमा में अंतिम गाना था। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक फिल्म के लिए उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया था और गुजरात सरकार ने लगातार 4 साल उन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया और सिंगर सांसद की ओर से उन्हें 3 बार सम्मानित भी किया गया है। 1961 में उन्हें रसरंग फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सुमन जी एक बेहद ही सुरीली आवाज की मालकिन थी, लेकिन बॉलीवुड की दूसरी गायिकाओं के चलते उनकी आवाज ही नहीं पूरी शख्सियत ही दब कर रह गई।